Hello class 8, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे देखिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर 2 विच इज अ कंक्रीट एग्जाम्पल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का क्या देख लिया था बच्चे? कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लिया था। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर बच्चे कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले इस बुक से चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट अपलोड किया जा चुका है उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो अगर उस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन वाइज एक्सरसाइज वाइज कोई डाउट है तो प्लीज बच्चे आप उस चैप्टर को चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चे इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप देख लें। मतलब इस चैप्टर का बच्चे हम एक शॉर्ट सा समरी देख लें कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो चलो देख लेंगे। My next door neighbor, Mrs. Jones, has got a garden full of stone, a crazy path, a little pond, lily pond, sorry, a rockery, and just beyond, a sundial with a strange device, which Mrs. Jones thinks rather nice. My next door neighbor, Mrs. Jones, put little plant between the stone. They are so delicate and small. They don't mean anything at all. I can't think how she get them in unless she plants them with a pin. My next door neighbor, Mrs. Jones, once asked me round to see her stone. We stood and talked about a flower for quite a of an hour. Where is this lovely thing? I cried. You are standing on it, she replied. So, बच्चे इस पोयम में है कि जो मेरे घर से नेक्स्ट वाला घर है, जो मेरी वो वाली नेबर है मिसेस जॉन, उनका एक गार्डन है। बेसिकली गार्डन होता है फूल पत्तियों का, ग्रास का। अदरवाइज ये जो गार्डन है ये है भैया, इस गार्डन में पूरे में पत्थर ही पत्थर लगे हुए हैं। ये गार्डन पत्थरों का गार्डन है। ठीक है, क्रेजी पाथ अ लिली पॉन्ड, इस गार्डन का वो जो मतलब रास्ता है बड़ा वो तो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा क्रेजी सा इसका पाथ है। ओके, और इस पाथ के अंदर मतलब इस गार्डन के अंदर एक लिली पॉन्ड, एक ऐसा तालाब है जो लिली का है। रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, मतलब थोड़ा सा अद्भुत सा यूनिक किया है इन्होंने। अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, इन्होंने रॉकरी लगाई हुई, मतलब पत्थरों के बीच में से प्लांट्स आ रहे हैं, ऐसा इन्होंने कुछ सेट कर रखा है। और क्या, एंड अ सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, यहाँ पे इनके गार्डन के अंदर एक सन डायल है, टाइम बताने वाली एक मशीन जो सन की हेल्प से बताती है, लेकिन वो बड़ी स्ट्रेंज सी डिवाइस है, बड़ी अजीब सी है वो, जो कि मिसेस जॉन को लगती है वो बड़ी अच्छी है, लेकिन जो डिवाइस है वो मिसेस जॉन को लेकिन वो बड़ी पसंद है। ओके, My next door neighbor, Mrs. John, put little plants between the stone. उन्होंने, जो मेरी मिसेस जॉन हैं, जो नेबर हैं, उन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स को पत्थरों के बीच में से उगाया है। वो इतने छोटे और नाजुक है, मुझे समझ नहीं, मतलब वो तो हालांकि वो बेमतलब है वो प्लांट्स, उनका कोई मीनिंग नहीं है, पता नहीं उन्होंने वो कैसे उगाए। मैं तो यही सोचता रहता हूँ, जब तक उनको ना पिन से फिट ना करो ना वहाँ पे निकल ही नहीं सकते, मतलब ऐसा लगता है उन्होंने वो पिन से फिट करे हैं वहाँ पे पत्थरों के बीच में। ठीक है, लास्ट पैरा है, जो मिसेस जॉन है उन्होंने एक बार मुझे अपना स्टोन दिखाने के लिए पूछा, मतलब अपना गार्डन दिखाने के लिए पूछा। हम वहाँ खड़े हुए बहुत देर तक, मतलब हमने 15 मिनट वहाँ पे, क्वार्टर ऑफ एन आवर, 15 मिनट मतलब हमने वहाँ एक फ्लावर के बारे में बात की। मैंने उनसे पूछा ये प्यारी सी चीज कहाँ है, तो उन्होंने बोला तुम इसी के ऊपर खड़े हो। ठीक है, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड। मैंने बोला भैया तुम इसी के ऊपर ही खड़े हो। ठीक है बच्चे, देखो सारा कुछ फ्रेशन अप हो गया, सारा कुछ माइंड में सारा क्लियर हो गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे अब अपना एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में बच्चे सबसे पहले वी हैव लेट अस डिस्कस। ठीक है, इसके अंदर है कंप्लीट द फॉलोइंग समरी विद एक्सट्रैक्ट वर्ड फ्रॉम द पोएम। ठीक है, वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। बच्चे आपको इस चैप्टर का ये समरी है, इसको
जो पोयम के अंदर एग्जैक्ट वर्ड आए उनके साथ इसको क्या करना है जी, कंप्लीट करना है। आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे करना है, जैसे देखो फर्स्ट है द पोयम डिस्क्राइब मिसेस जॉन्स द स्पीकर नेक्स्ट डोर, मतलब ये मिसेस जॉन कौन है, स्पीकर की नेक्स्ट डोर क्या है, नेबर है। हु हैज अ यूनिक गार्डन फिल विद, किससे भरा हुआ उनका यूनिक गार्डन, स्टोन से। किससे भरा हुआ है जी, स्टोन से। ठीक है, स्टोन से ही तो भरा हुआ है। उनका जो गार्डन है, बेसिकली सबके गार्डन होते हैं भैया, उसमें फूल होते हैं, फल होते हैं, ग्रास होते हैं, लेकिन इनके गार्डन में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब थोड़े बहुत प्लांट्स वगैरह हैं, बट उसके साथ साथ इस इनके गार्डन में क्या है, उनका पूरा गार्डन स्टोन से भरा हुआ है। सो who has a unique garden filled with stones, her garden includes a peculiar, बच्चे इनके गार्डन में क्या इंक्लूड है, क्रेजी पाथ। इनके जो गार्डन का रास्ता है वो सबसे पहले कैसा है जी, थोड़ा सा क्रेजी है। पॉन्ड है, रॉकरी है, अलोंग विद एन अनयूजुअल, मतलब एक थोड़ा सा अजीब सा क्या है इनके इनके गार्डन के अंदर, पॉन्ड है, रॉकरी है, और एक थोड़ा अजीब सा क्या है, सनडायल, जो कि मिसेस जॉन को बड़ा अच्छा लगता है। सो यहाँ पर क्या आएगा जी, सनडायल। क्लियर, शी फाइंड्स चार्मिंग, जो कि उनको अच्छा लगता है। मिसेस जॉन्स प्लांट्स टिनी डैश बिटवीन द स्टोन, मतलब मिसेस जॉन के, मतलब पत्थरों के बीच में मिसेस जॉन ने भैया क्या प्लांट कर रखा है, क्या प्लांट कर रखा है जी मिसेस जॉन ने, देखो मतलब जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, टिनी है, छोटे हैं, और डेलिकेट प्लांट्स हैं, मतलब नाजुक प्लांट्स हैं, थोड़े से डेलिकेटेड प्लांट, डेलिकेटेड एंड टिनी प्लांट्स को उन्होंने स्टोन के बीच में लगा रखा है। विच द स्पीकर थिंक्स मस्ट बी सो स्मॉल दे आर पिन्ड विद अ, मतलब जो कि स्पीकर सोचते हैं कि ये इतने छोटे हैं कि ये भैया उग के नहीं आए होंगे, इनको जरूर पिन के साथ प्लांट किया गया होगा, है ना। सो प्लांटेड विद अ पिन, यहाँ क्या आएगा जी, पिन। करेक्ट, ओके। One day, Mrs. Jones invited the speaker to see her garden and they discuss a dash that Mrs. John treasure. मतलब मिसेस जॉन ने एक बार स्पीकर को अपने गार्डन देखने के लिए इनवाइट किया और उन्होंने किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, फ्लावर, फ्लावर के बारे में डिस्कशन हो रहा था ना। तो यहाँ पर आएगा जी फ्लावर, फाइन। When the speaker asked where the dash flower is, मतलब जब स्पीकर ने पूछा है कि ये फ्लावर कहाँ है, कौन सा फ्लावर, लवली फ्लावर, then Mrs. John says that the speaker has been dash on it all along. तो जो मिसेस जॉन है वो स्पीकर को बताती है, आप इस पूरे पे खड़े हुए ना, ये पूरा ये फ्लावर है। सो स्पीकर हैज बीन स्टैंडिंग ऑन इट ऑल अलोंग। ठीक है, कंप्लीट इसको देख लें फिलअप्स के साथ, है ना, जो फिलअप में हमने फिल किया उसके साथ इसको पढ़ ले एक बार। द पोएम डिस्क्राइब मिसेस जॉन्स द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नेबर who has a unique garden filled with stones. Her garden includes a peculiar crazy path, a pond, and a rockery along with an unusual sundial that she finds charming. Mrs. John plants tiny, delicate plant between the stone, which the speakers thinks must be so small. They are planted with a pin. One day, Mrs. John invites the speaker to see her garden and they discuss with a flower that Mrs. John treasure. When the speaker asks where the lovely flower is, Mrs. John says the speaker has been standing on it all alone. क्लियर है, समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जी, select the correct option to fill in the blanks for the answers following sentences. भैया आपको यहाँ क्या करने हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनके लिए आपको कुछ मतलब जो भी ऑप्शन है इनमें से करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है। जैसे टोन ऑफ द पोएम इज, मतलब ये जो पोएम का टोन है वो कैसा है, मॉकिंग है, ह्यूमरस है,
मोurnफुल है या अम्यूजिंग है, अदरवाइज लाइट हार्टेड है, कैसा है? थोड़ा सा बताइए जी, कैसा थोड़ा सा इसका टोन है इस पोयम का? मॉकिंग है, ह्यूमरस है, मोurnफुल है, अम्यूजिंग है या लाइट हार्टेड है? बताइए क्या है? देखो, मॉकिंग तो नहीं है, मॉक तो नहीं कर रहा, ह्यूमरस है, थोड़ा सा हंसाने वाला है, ठीक है। मोurnफुल भी नहीं है, है ना, अम्यूजिंग है और लाइट हार्टेड है। सो जी आंसर में मॉके सॉरी ह्यूमरस, अम्यूजिंग और लाइट हार्टेड आ जाएगा। तो ऑप्शन है सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ वाला? डी वाला। सो बच्चे आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। समझ में आ गया? चलो सेकंड देखें इसका। सो द सेकंड इज, सेकंड कहाँ गया? द स्पीकर इन द पोयम इज, भैया पोयम मतलब स्पीकर कौन है इस पोयम में? मिसेस जॉन है, द पोइट है, गार्डनर है और चाइल्ड है। बच्चे बताओ यहाँ पे स्पीकर कौन है? खुद पोइट ही है ना? सो यहाँ पे स्पीकर कौन है जी? द पोइट। पोइट ही स्पीकर है, वही तो इस पूरे को मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सपीरियंस किया उन्होंने, वो सारा कुछ यहाँ नोट डाउन कर दिया है। तो पोइट ही हमारे यहाँ पे स्पीकर है। क्लियर? थर्ड वाला देखेंगे, द राइम स्कीम ऑफ द पोयम इज, भैया इस पोयम का राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी, है ना? देखो कैसे, यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है वो किस तरीके से कोडेड है। ए बी बी सी सी मतलब कि तीन पैराग्राफ है, तीन पैराग्राफ में भैया दो दो वर्ड सेम सेम है। ए मतलब फर्स्ट वाले पैरा में ए सेम सेम दो वर्ड, बी बी सेकंड स्टेप में मतलब सेकंड स्टेंजा में दो सेम वर्ड, थर्ड स्टेंजा में दो सेम वर्ड, या फिर ए बी सी मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में सेम वर्ड, फिर अगेन बी बी वाला सेम वर्ड और सी सी वाला थर्ड में सेम सेम। तो बताइए किस टाइप से है? तो ऑप्शन है जी यहाँ पे ए बी बी सी। क्यों है? क्योंकि देखो सारे स्टेंजा में सिक्स सिक्स लाइन है। फर्स्ट टू राइम कैसी है? जॉन्स, स्टोन। नेक्स्ट टू राइम कैसी है? पॉन्ड, बियॉन्ड। लास्ट टू राइम कैसी है? डिवाइस, नाइस। सो ऑप्शन है आइडेंटिकल, सो एनी चॉइस एग्जाम्पल वन इज करेक्ट, ठीक है। तो भैया हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी बी सी। क्लियर? चलिए सेकंड देख लें तो, complete the following sentences by choosing the correct answer given in the bracket। ये आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है अपना आंसर करेक्ट चूज करके। सो द पोएट यूज द वर्ड स्टोन इन ऑल स्टेंजा इन द ऑर्डर टू एम्फेसाइज हर ऑब्सेशन विद द स्टोनी गार्डन और प्राइड इन गार्डनिंग स्किल। तो भैया मतलब पूरे स्टेंजा में स्टोन का वर्ड यूज हुआ है। स्टोन वर्ड क्या उनका क्या दिखा रहा है? ऑब्सेशन दिखा रहा है कि वो इस स्टोनी गार्डन को लेके ऑब्सेस्ड है, मतलब उसके उसी को मतलब वो कहते हैं ना पागलपन है उनके अंदर स्टोनी गार्डन का, या फिर उनको प्राइड है मतलब उनको गर्व है कि उनके पास ये गार्डनिंग की स्किल है। बताइए ऑप्शन क्या करेक्ट हो सकता है? उनका ऑब्सेशन है। भैया क्यों है? क्योंकि मतलब आप यहाँ एक्सप्लेनेशन अगर दिखाना चाहो तो दिखा देना। द वर्ड स्टोन अपीयर इन ईच स्टेंजा, हर स्टेंजा में बच्चे स्टोन वर्ड दिखाई दिया है, हाईलाइटिंग मिसेस जॉन्स फोकस ऑन अ स्टोन फील्ड गार्डन। ये वर्ड बार बार फोकस कर रहा है कि मिसेस जॉन का गार्डन में स्टोन ही स्टोन है, रिफ्लेक्टिंग हर ऑब्सेशन विद इट्स यूनिक। भैया यहाँ पे उनका ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है, स्टोनी फीचर रेदर देन जस्ट प्राइड इन गार्डनिंग, मतलब गर्व दिखाने की जगह एक तरीके से उनको यहाँ पे ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी जी हर ऑब्सेशन विद स्टोनी गार्डन। क्लियर? चलिए सेकंड वी हैव, the poet used imaginary to describe the feature of the garden that help readers। यहाँ पे जो पोइट की इमेजिनेशन है वो गार्डन के फीचर को डिस्क्राइब कर रही है जो कि रीडर को हेल्प करती है अंडरस्टैंड मिसेस जॉन्स लव फॉर प्लांट, या फिर विजुअलाइज द गार्डन पेक्यूलियर नेचर। देखो
यहाँ पे भैया जो ये दिया गया है ना, पोइट ने जो इमेजिनरी दिया है गार्डन के फीचर को डिस्क्राइब करने के लिए, वो रीडर्स को, जो भी पढ़ रहे हैं, उनको कैसे हेल्प करती है बताइए। मिसेस जॉन का लव दिखाई दे रहा है प्लांट से रिलेटेड, या फिर विजुअलाइजेशन दिखाई दे रहा है गार्डन स्पेकुलर नेचर का, बताओ जी। अंडरस्टैंड द गार्डन स्पेकुलर नेचर, है ना। तो भैया हमें यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है कि मतलब कि हम यहाँ समझ पा रहे एक एक गार्डन का एक एक नेचर को, ठीक है। तो रीडर्स को कैसे हेल्प करती है, अंडरस्टैंड द गार्डन स्पेकुलर नेचर, ठीक है जी। समझ आ गया, चलिए समझ आ गया तो अपना फोर्थ वन देखें, मतलब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलिए थर्ड पार्ट कंप्लीट है, फोर्थ देखेंगे। पिक एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन फ्रॉम द पोएम। एलिटरेशन क्या होते हैं जी, एलिटरेशन मतलब होता है, एलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोज proximity. My next door neighbor repeats the N sound and strange device repeat the S sound, both creating a rhythmic effect in the poem. So example of alliteration are my next door neighbor, strange device, है ना। सेम सेम वर्ड साउंड कर रहा है, उनको हम बोलते हैं एलिटरेशन। सो बच्चे एलिटरेशन के एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पहले तो देख लें भैया हम कैसे लिखेंगे। देखो, एलिटरेशन इज द रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। My next door neighbor repeats the N sound and strange device repeat the S sound, both creating a rhythmic effect in a poem. So, example of alliterations are, first we have my next door neighbor, second we have strange device. Clear? समझ आया जी? आया तो फिर किस बात की देरी, नेक्स्ट देखेंगे। A refrain is repeated line or phrase that appear in each stanza. Identify the refrain from the poem. भैया आपको पोएम से रेफरेन फाइंड आउट करने हैं। देखो, रेफरेन क्या मतलब, एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही है ना। सो माई नेक्स्ट टू नेबर मिसेस जॉन, ये लाइन हर एक स्टेंजा में, तीनों स्टेंजा में ये लाइन रिपीट हो रही है। तो भैया इस पोएम का रेफरेन क्या है, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन। रेफरेन मतलब होता है एक लाइन को बार बार रिपीट किया जाना। तो यहाँ पर कौन सी लाइन है जो बार बार रिपीट हो रही है, My next door neighbor, Mrs. John. This line is repeated at the start of each stanza. Line 1st, 7th and 13th serving as a reference that emphasizes Mrs. John's central role and her unique garden. क्लियर है, समझ आ गया। तो सिक्स्थ वन देखेंगे। Identify the lines from the poem that displays situational irony. देखिए, situational irony occurs when the outcome is opposite of what is expected. The speaker expects the lovely flower to be prominent and visible, but Mrs. Jones reveals they're standing on it, creating a surprise and humorous contrast between expectation and reality. Lines from the poem that display situational irony are, where is the lovely thing I cried? You are standing on it, she replied. So बच्चे, सिचुएशनली आयरनी क्या होता है, देखो सिचुएशनल आयरनी होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और हमें उसका रियलिटी क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या थी, रियलिटी में क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं सिचुएशनल आयरनी। वो क्या है जी, यहाँ पर देखो वो है situational irony occur when the outcome is the opposite of what is expected. हमने जो सोचा उसका बिल्कुल opposite result आता है, उसको हम बोलते हैं situational irony. The speaker expect the lovely flower to be prominent and visible, but Mrs. Jones revealed that they are standing on it, creating a surprising and humorous contrast between expectation and reality. So, lines from the poem that display situational irony are,
वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड. मैंने पूछा वेयर इज दिस लवली थिंग यू आर स्टैंडिंग ऑन इट. शी रिप्लाइड. मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि भैया कहाँ है वो सुंदर सा फ्लावर, बताओ. तुम इसी के ऊपर तो खड़े हो और हम तो पत्थर के ऊपर खड़े हैं, स्टोन के ऊपर खड़े हैं, है ना. सो where is this lovely thing I cried, you are standing on it, she replied. Get that जी. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस appropriately. भैया सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. फाइन. द वर्ड कंक्रीट कैन रेफर टू डैश इन मिसेस जोन्स गार्डन. भैया मिसेस जॉन के गार्डन के अंदर जो मतलब कंक्रीट है वो क्या रेफर करता है, बताइए. कंक्रीट का मतलब मिसेस जॉन के गार्डन में क्या है. The word concrete can refer to the stone or stone-based feature like the crazy path. कंक्रीट क्या है, वो पत्थर हैं या फिर पत्थर से बनी कुछ तरह तरह की जो भी डिजाइन है उस पाथ वगैरह में, वो सारा कुछ कंक्रीट है ना. So the word concrete can refer to the stone or stone-based feature like the crazy path, rockery and sundial in Mrs. Jones garden. सारा कुछ भैया कंक्रीट का ही बना हुआ है, पत्थर का ही बना हुआ है. सो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं. चलिए second we have the title also has a symbolic meaning as the poem provide a clear or concrete example of Mrs. Jones dash gardening habit. भैया टाइटल जो है, टाइटल का एक सिंबॉलिक मीनिंग है जो कि पोयम ने क्लियरली प्रोवाइड किया है कंक्रीट एग्जाम्पल. ठीक है. सो भैया यहाँ क्या है, टाइटल ऑल्सो हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग as the poem provide a clear or concrete example of Mrs. Jones' peculiar gardening habit. उसकी जो peculiar gardening habit थी उसको दिखा रहा है. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा peculiar. चलिए नेक्स्ट वन देख लेंगे. सो द नेक्स्ट वन वी हैव जी, कहाँ गया, हाँ. द टाइटल ए कंक्रीट एग्जाम्पल कैरी बोथ लिटरल एंड सिंबॉलिक मतलब मेटाफोरिकल मीनिंग. Such words plays called a pun. A pun is figure of speech that use word with multiple meaning or word that sound alike have different meaning, creating a humorous effect. है ना. पन क्या होता है जी, पन मतलब होता है मतलब एक शब्द के दो मतलब होना. ठीक है, जैसे यहाँ कंक्रीट एग्जाम्पल, इसका जो टाइटल है इसके दो मीनिंग है, एक लिटरल और एक सिंबॉलिक. यहाँ देखेंगे जी. मतलब नेक्स्ट है हमारे पास कुछ वो है क्या बोलते हैं सेंटेंसेस है, यहाँ पर देखेंगे. I tried arguing with my pencil, but I keep making a sharp point. Suggests the idea of actual sharp pencil point and strong argument point. इन दोनों के मतलब का मतलब इन दोनों का क्या समझाइए जी, सजेस्ट कीजिए. सजेस्ट द आइडिया ऑफ एक्चुअल शार्प पेंसिल पॉइंट. शार्प पेंसिल पॉइंट का एक आइडिया दिखाएंगे. नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पॉइंट. इन दोनों का आइडिया सजेस्ट करेंगे, खुद से कर सकते हैं. चलो. My pencil and I had a disagreement but finally got a point. Refer to solving an argument with the pencil step. Clear? चलो नेक्स्ट देखेंगे. सो द नेक्स्ट वी हैव जी लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. देखेंगे इसमें क्या है. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. भैया एक्सट्रैक्ट पढ़ना और इसके बिहाफ पर कुछ आंसर्स देने हैं, देंगे तो. My next door neighbor, Mrs. John, has got a garden full of stone, a crazy path, a lily pond, a rookery, and just beyond, a sundial with a strange device, which Mrs. John thinks rather nice. ये मतलब ये स्ट्रेंजा पढ़ लिया. क्या है इस स्ट्रेंजा में कि मिसेस जॉन का एक गार्डन है, मतलब जो हमारी आगे वाली पड़ोसी है उनका एक गार्डन है जो पत्थरों से भरा है. उनका जो रास्ता है उस गार्डन का बड़ा क्रेजी सा है. उनके गार्डन के अंदर एक पॉन्ड है लिली का, रॉकरीज है और इसके साथ साथ एक सन डायल भी है जो बड़ा स्ट्रेंज सा डिवाइस है, लेकिन मिसेस जॉन को लगता है वो बहुत अच्छा है. ठीक है. चलो अब इसके बिहाफ पे देखेंगे इसके क्वेश्चंस. सो
What can be inferred about Mrs. John's taste in gardening from the description of a garden being full of stone? तो भैया यहाँ बताओ, ये मिसेस जॉन का आपको कैसा टेस्ट दिखाई दे रहा है? अब गार्डन से रिलेटेड जो गार्डन है उनका फुल ऑफ स्टोन है ना? तो यहाँ पर जो मिसेस जॉन का टेस्ट है वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको? कैसा दिखाई दे रहा है बच्चे? बताएंगे तो Mrs. John has an unusual and unique taste in gardening, preferring stone and peculiar feature over typical plants and flowers. कैसा टेस्ट है? थोड़ा सा अनयूजुअल, मतलब जो हर कोई नहीं करता, थोड़ा सा एक यूनिक टेस्ट है इन गार्डनिंग, preferring stone and peculiar feature over typical plants and flower. The garden stone dominated feature like the crazy path, rockery and sundial suggest she enjoy unconventional and artistic garden design distinct from traditional garden with plants. उनको मतलब जैसा गार्डन होता है ना वैसा गार्डन नहीं चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा एक अलग सा अनकन्वेंशनल वाले डिजाइन गार्डन का यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, सो बच्चे आंसर में क्या लिख सकते हैं? मिसेस जॉन हैज एन अनयूजुअल एंड यूनिक टेस्ट इन गार्डनिंग, preferring stone and peculiar feature over typical plants and flowers. The garden store dominated feature like the crazy path, rockery and sundial suggest she enjoy unconventional and artistic gardens design distinct from traditional garden with plants. Clear? Get that? चलिए सेकेंड वन देख लेंगे, मतलब इसका सेकेंड है आइडेंटिफाई वेयर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. गार्डन सर्व्स एज मीन टू रिवील मोर अबाउट मिसेस जॉन्स हरसेल्फ. मतलब जो गार्डन वो थोड़ा सा मिसेस जॉन के बारे में बताता है, बिल्कुल बताता है ना? सो ट्रू, ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू. कैसे? Gardens' unique stone feature and tiny plant reflect Mrs. Jones' peculiar personality and unconventional taste. भैया उनका टेस्ट बता रहा है कि थोड़ा कितना यूनिक सा टेस्ट है. Revealing her character through the gardening style. थोड़ा गार्डन की स्टाइल से, मतलब जिस तरीके से उन्होंने गार्डनिंग कर रखी है, इसके बिहाफ पे उनका कैरेक्टर भी दिखाई दे रहा है कि मतलब वो किस टाइप की लेडी है ना? सो ये आंसर है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. The garden's unique stone feature and tiny plants reflect Mrs. Jones' peculiar personality and unconventional taste, revealing her character through her gardening style. Clear? चलिए थर्ड वन देख लें. So the third one we have, what does the poet mean by crazy path? Crazy path का यहाँ पे मतलब क्या है poet का? बताइए. क्रेजी पाथ मतलब थोड़ा सा अनयूजुअल पाथ जो कि पत्थरों का बना हुआ है, मतलब वो सीधा सीधा सा रास्ता नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टाइप रास्ता है, उसको यहाँ पे बोला गया है क्रेजी पाथ. सो द पोएट मीन अ विंडिंग अनयूजुअल पाथ मेड ऑफ स्टोन दैट इज नॉट स्ट्रेट और टिपिकल. द टर्म crazy path use vivid imaginary to describe a twisting unconventional stone path, emphasizing the garden's peculiar and artistic design. Okay, the poet mean winding unusual path made of stone that is not straight or typical. That the term crazy path use vivid imaginary to describing a twisting unconventional stone path, emphasizing the garden's peculiar and artistic design. क्लियर? आ रहा है जी समझ? आ रहा है तो फोर्थ वन देखेंगे इसका. What is the sundial with strange device suggest about Mrs. Jones' personality? भैया sundial जो एक अजीब सा डिवाइस है वो मिसेस जॉन की पर्सनालिटी को कैसे दिखा रहा है? ऑप्शन है हमारे पास. She has a fascination with unusual item, या She prefer traditional garden decoration. ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना. वो थोड़ा सा फैसिनेशन है, मतलब उनको थोड़ा सा एक शौक है अनयूजुअल चीज रखने का, तभी तो देखो ना उन्होंने अनयूजुअल सा एक गार्डन बनाया जो कि हर कोई नहीं बनाता. वहां पे एक सनडाइल भी ऐसा रखा है जो कि बड़ा स्ट्रेंज सा है. तो पहला ऑप्शन करेक्ट है. अच्छा और भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है और कोई भी करेक्ट हो.
शी हैज फैसिनेशन विद अनयूजुअल आइटम, तो पहला तो करेक्ट ही है. शी प्रेफर ट्रेडिशनल गार्डन डेकोरेशन, अगर ट्रेडिशनल करना होता तो फिर ये स्टोन का ही नहीं बनाते, गलत है ये. शी हैज अनइंटरेस्टेड इन गार्डन अपीयरेंस, मतलब वो इसमें अनइंटरेस्टेड है, बिल्कुल नहीं. शी लाइक मॉडर्न एंड एक्सपेंसिव आइटम, ऐसा तो यहाँ कुछ बच्चे इंक्लूड भी नहीं है, सो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. तो बच्चे यहाँ सिर्फ ऑप्शन करेक्ट है. शी हैज अ फैसिनेशन विथ अनयूजुअल आइटम. क्लियर? समझ आ गया तो फिर किस बात की देरी, नेक्स्ट वन देखेंगे. सो द नेक्स्ट वन वी हैव, कुछ नहीं, नेक्स्ट वन है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें फर्स्ट वन वी हैव, मतलब क्वेश्चन के आंसर करने हैं. हाउ डज मिसेस जॉन्स फील अबाउट हर गार्डन? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द पोएम. आपको बताना है कि जो मिसेस जॉन है वो अपने गार्डन को लेके क्या फील करती हैं, मतलब कैसे फील करती हैं, क्या फील करती हैं, और अपने आंसर को पोयम में से कुछ ना कुछ एक सबूत के बिहाफ पे शो करना है. ठीक है, आपको कैसा लगता है कि मिसेस जॉन अपने गार्डन को लेके क्या फील करती है? सो मिसेस जॉन फील प्राउड एंड फॉन्ड ऑफ हर गार्डन, मतलब मिसेस जॉन प्राउड फील करती हैं और अपने गार्डन को लेके थोड़ा फॉन्ड है. The poem states she thinks that Sundial's strange device is rather nice and invite the speaker to see her stone. मतलब देखो कैसे पता कि जो सनडायल है, जो स्ट्रेंज सा डिवाइस है, वो उनको बड़ा अच्छा लगता है ना. और वो स्पीकर को इनवाइट करते हैं अपना स्टोन देखने के लिए, मतलब वो स्टोनी गार्डन देखने के लिए. सो शोइंग हर enthusiasm, her positive description of sundial and her invitation of the speaker highlight her pride and affection for her unique stone garden. मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे वो सनडायल और जैसे वो स्पीकर को बुला रही है अपने गार्डन देखने के लिए, क्या दिखाई दिया दे रहा है यहाँ पे, उनका प्राइड और उनका अफेक्शन, मतलब उनका लगाव उनके वो स्टोनी गार्डन को लेके, है ना. So Mrs. John feels proud and fond of her garden. The poem states she thinks the sundial's strange device is rather nice and invites the speaker to see her stone. Showing her enthusiasm, her positive description of sundial and her invitation to the speakers highlight her pride and affection for her unique stone garden. Clear है? समझ आ गया? चलिए समझ आ गया तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. Why do you think the speaker described a plant as being so small that tiny could be planted with a pin? मतलब यहाँ पे ऐसा स्पीकर ने क्यों कहा है कि वो प्लांट इतने छोटे हैं, शायद उनको पिन से प्लांट किया गया होगा. बताइए. देखो, the speaker described the plant as so small to exaggerate their tiny size, humorously suggesting they are insignificant and hard to plant. The line, unless you plant them with a pin, use hyperbole to emphasize the delicate, tiny nature of the plant, contrasting with the large stone and adding humor. तो देखो भैया यहाँ पे जो स्पीकर है उसने ऐसा क्यों कहा है कि वो इतने छोटे हैं, उनके साइज को देख के. और थोड़ा सा यहाँ पे ह्यूमरस का भी यूज हुआ है कि वो इतने छोटे हैं भैया कि उनको ऐसे कैसे उगा दिया, वो भी इतने भारी भारी पत्थरों के साथ. तब उन्होंने ये लाइन यूज की, दैट अनलेस शी प्लांट देम विद अ पिन, शायद उन्होंने पिन से अटैच किए होंगे यहाँ पे, है ना. तो the speaker described the plant as so small to exaggerate their tiny size, humorously suggesting they are insignificant and hard to plant. The line, unless she plant them with a pin, use hyperbole to emphasize the delicate, tiny nature of the plant, contrasting with the large stone and adding humor. ठीक है, चलिए थर्ड देख ले. What do you get to know about Mrs. John based on her gardening style and her interaction with the speaker? आपको यहाँ मिसेस जॉन के बारे में क्या पता चलता है उनके गार्डनिंग स्टाइल से लेकर, और उन्होंने जो स्पीकर से इंटरेक्शन किया उसको लेकर आप मिसेस जॉन के बारे में क्या समझ पाए अभी तक? Mrs. John is peculiar, enthusiastic, and values her unique garden.
Her interaction where she calmly says, "You are standing on it," shows her gentle humor and patience. Her stone-filled garden and tiny plants and her pride is showing it to the speakers reveal her unconventional taste, while calm response reflect a kind, humorous और personality. देखो यहाँ पे मिसेस जॉन के बारे में एक चीज पता चली कि उनको ना अपने गार्डन से बड़ा लगाव है, वो अपने गार्डन से बड़ा प्यार करती हैं, उसको वैल्यू करती हैं, है ना। और उन्होंने जितना प्यार से कहा कि तुम इसी के ऊपर खड़े हो, है ना, तो ये क्या दिखा रहा है, उनका एक जेंटल ह्यूमर, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला, एक थोड़ा चुलबुला नेचर, थोड़ा सा धैर्य वाला नेचर ये दिखाया गया है. सो Mrs. John is peculiar, enthusiastic, and values her unique garden. Her interaction, where she calmly says, "You are standing on it," shows her gentle humor and patience. Her stone filled garden with tiny plants and her pride is showing to the speaker reveal her unconventional taste, while her calm response reflects a kind, humorous personality. क्लियर है? ठीक है, फोर्थ वन देखेंगे. The poem portrays Mrs. John in positive light. Support this comment. यहाँ पोर्ट्रेट ने मिसेस जॉन के ऊपर एक पॉजिटिव लाइट डाली है. आप अपने इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में क्या कहेंगे? इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कीजिए. करेंगे तो भैया, the poem portrays Mrs. John positively by showing her enthusiasm for her unique garden and her gentle humor when the speaker steps on her flower. Her pride in rather nice sundial and her presence humorous reply, "You are standing on it," present her as likable and good natured, not upset by the mistake. देखो जी, यहाँ पे इस लाइन का मतलब मिसेस जॉन के ऊपर एक पॉजिटिव सी लाइट डालनी है. जैसे उनका यहाँ प्यार दिखाया गया है यूनिक गार्डन को लेके, और उनका जेंटल ह्यूमर वाला मतलब एक नेचर भी दिखाया गया है ना. उन्होंने सनडाइल को भी, वो ऐसे सनडाइल को मतलब पसंद करती हैं. और क्या दिखाया गया है, उनका यहाँ पेशेंस और ह्यूमरस दिखाया गया है. जब उन्होंने रिप्लाई किया था तुम इसी के ऊपर तो खड़े हो, ठीक है. सो the poem portrays Mrs. John positively by showing her enthusiasm for her unique garden and her gentle humor when the speaker stepped on her flower. Her pride in rather nice sundial and her patient, humorous reply was standing on it, present her as likable and good-natured, not upset by the mistake. Clear है? समझ आ गया? चलिए, समझ आ गया तो फिर किस बात की देरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. What does the poem tell us about the way people think differently about the world around them? मतलब ये पोयम से आपको कैसे पता चलता है, ये पोयम आपको कैसे बताती है कि लोग इस दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं. कैसे? यहाँ पे भैया हर एक के डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, ये इस पोयम में दिखाया गया है. जैसे देखो, द पोयम शोज दैट पीपल हैव डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स. ठीक है, पर्सपेक्टिव सॉरी. एज मिसेस जॉन वैल्यूज हर टाइनी प्लांट इन स्टोन गार्डन while the speaker sees the plant as insignificant. The contrast between Mrs. Jones' pride in her delicate plant and speaker's view that they don't mean anything at all highlight how people perceive the same thing differently. मतलब लोग एक चीज को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं. यहाँ कैसे दिखाया गया है, देखो, सनडाइल जो मिसेस जॉन को बड़ा पसंद आ रहा था और स्पीकर उसको स्ट्रेंज डिवाइस कह रहा था, अजीब सी डिवाइस. प्लांट जो बहुत नाजुक से थे वो मिसेस जॉन को प्राइड फील करा रहे थे, और स्पीकर सोच रहा था इनका कोई मतलब ही नहीं है, क्यों लगाए गए हैं, है ना. तो एक चीज के दो दो मीनिंग मतलब दो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं. So the poem shows that people have different perspectives. As Mrs. John values her tiny plants and stone garden, while the speaker sees the plant as insignificant. The contrast between Mrs. John's pride in her delicate plant and the speaker's view that they don't mean anything at all highlight how people perceive the same thing differently. Okay? चलिए, समझ आ गया ये क्वेश्चन.
समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव जी लेट अस स्पीक। इसमें फर्स्ट वी हैव द स्पीकर ऑफ अ पोएम माइट felt sorry for stepping on Mrs. Jones' flower. When we make a mistake, we just express regret and apologize for our action. देखो यहाँ पे जो स्पीकर हैं उन्होंने वो सॉरी फील कर रहे हैं जब उन्होंने उनके फ्लावर पे मतलब पैर रख दिया है ना। तो जब हम गलती करते हैं तो हम अपने एक्सप्रेशन को रिग्रेट और अपोलोजाइज के थ्रू रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट है when we apologize to friend or family's member, we use informal language. Take turn to apologize for the following situation and respond to the apologies. देखो जब हम मतलब हम अपोलोजाइज हैं अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के लिए कि हमने उनसे इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करी। ठीक है, तो यहाँ आपने इनफॉर्मल सिचुएशन मतलब कुछ फॉर्मल सिचुएशन दी हुई है उनके आपको अपोलॉजी को रेस्पॉन्ड करना है। जैसे फर्स्ट है यू हैव ईटन योर ब्रदर्स शेयर ऑफ स्वीट। भैया आपने अपने भाई का हिस्से का स्वीट खा लिया, क्या करोगे? क्या करोगे? अपोलोजाइज कैसे आप रिएक्ट करोगे वो बतानी है, खुद करेंगे। सेकंड वी हैव यू हैव ब्रोकन योर सिस्टर्स फ्लावर क्राफ्ट। आपने अपनी बहन का फ्लावर का क्राफ्ट तोड़ दिया है, कैसे कैसे सॉरी बोलोगे? खुद से करेंगे। You accidentally spilled ink on your mother's important document. आपने भैया अपनी मम्मी के जरूरी डॉक्यूमेंट के ऊपर इंक फैला दी है, कैसे करोगे सॉरी? You forgot to bring your friend's notebook to school after borrowing it. आप अपने फ्रेंड की नोटबुक ले गए और अब उसे लाना भूल गए, कैसे सॉरी मतलब अपोलॉजीज दोगे आप? खुद से करेंगे। चलो यू मे यूज द फॉलोइंग फ्रेज गिवन बिलो। यहाँ से आप अपने फ्रेजेस को ले सकते हैं, है ना, यहाँ से आप अपने कुछ फ्रेजेस को उठा सकते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला देख ले। यू हैव ईटन योर ब्रदर शेयर ऑफ स्वीट। कैसे अपोलॉजी मांगोगे? आई एम रियली सॉरी अबाउट ईटन योर स्वीट ब्रो, आई डिडंट मीन टू। मेरा ये मतलब नहीं था, सॉरी मैंने आपकी स्वीट खा ली। रेस्पॉन्स क्या आएगा? दैट्स ऑल राइट बट सेव सम फॉर मी नेक्स्ट टाइम। रेस्पॉन्स आएगा कोई बात नहीं, आगे से मेरे लिए थोड़ी सी बचा लेना। नेक्स्ट है यू हैव ब्रोकन योर सिस्टर्स फ्लावर क्राफ्ट। आपने अपनी बहन का फ्लावर का क्राफ्ट तोड़ दिया। अपोलॉजी क्या रहेगी? सॉरी आई डिडंट मीन टू ब्रेक योर फ्लावर क्राफ्ट सिस्टर, प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा आपके फ्लावर के क्राफ्ट को तोड़ने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। रेस्पॉन्स क्या मिलेगा? नो नो प्रॉब्लम बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम दिस थिंग्स हैपन। है ना, मतलब आगे से ऐसी चीजों के लिए ध्यान रखना, कोई बात नहीं अभी के लिए। थर्ड है यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड इंक ऑन योर मदर्स इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपने मम्मी के गलती से जरूरी डॉक्यूमेंट पर इंक फैला दी। अपोलॉजी आई एम सॉरी अबाउट स्पिलिंग इंक ऑन योर डॉक्यूमेंट मॉम, इट वॉज एन एक्सीडेंट। मम्मी गलती से फैल गई, एक सिर्फ एक एक्सीडेंट था। रेस्पॉन्स इट्स नो बिग डील बट प्लीज बी केयरफुल इन द फ्यूचर। कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है लेकिन आगे से ध्यान रखना। फोर्थ वी हैव यू फॉरगॉट टू ब्रिंग योर फ्रेंड्स नोटबुक टू स्कूल आफ्टर बोरोइंग इट। कैसे अपोलॉजी मांगोगे? आई एम रियली सॉरी फॉर फॉरगेटिंग योर नोटबुक बडी, प्लीज फॉरगिव मी। रेस्पॉन्स क्या रहेगा? दैट्स ऑल राइट बट जस्ट ब्रिंग इट टुमारो, नो प्रॉब्लम। है ना, ये हो सकता है ना। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे। When we apologize to someone in authority like a principal or a teacher in formal setting, we use formal language. Work in pair and take turn to apologize for following situation and respond to the apology. First, you didn't bring an assignment that was due for submission. देखो भैया अब आप एक टीचर या प्रिंसिपल हो, अब आपको मतलब एक फॉर्मल सॉरी बोलना है, फॉर्मल अपोलॉजीज देनी है, कैसे दोगे? पहला है यू डिडंट ब्रिंग एन असाइनमेंट दैट वाज ड्यू फॉर सबमिशन। आपको सबमिट करना था, अब आप भैया लेके नहीं आए हो, क्या करोगे? अपोलॉजी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट ब्रिंगिंग माय असाइनमेंट सर या मैम, आई प्रॉमिस आई वोंट हैपन अगेन। मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। रेस्पॉन्स आएगा आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी, प्लीज इंश्योर यू सबमिट इट टुमारो। कोई बात नहीं, मैंने आपकी अपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया, प्लीज ध्यान रहे कल उसको आप सबमिट कर दीजिएगा। सेकंड है
You were late to school for the past 3 days and had to meet the principal. देखो, आप 3 दिन से स्कूल आने में लेट हो रहे हो और आपको अब प्रिंसिपल से मिलना है. Apology रहेगी. I owe you an apology for being late to school for past 3 days, principal. I will do best not to repeat it. मैं मानता हूँ, मैं अपनी अपॉलोजी देता हूँ आपको कि मैं 3 दिन से लेट आ रही हूँ प्रिंसिपल मैम. मैं आगे से इस गलती को रिपीट नहीं करूंगा. ओके. रेस्पॉन्स. I appreciate you saying this, but please be on time from now on. आपने ऐसा कहा, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ध्यान रहे नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना. थर्ड वी हैव you didn't submit your project work and you were asked to explain. आपने अपना प्रोजेक्ट वर्क सबमिट नहीं किया और आपको अब आपकी वजह पूछी जा रही है. तो I am really regret not submitting my project work, said your ma'am. I assure you that this will never happen again. देखो, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपना टाइम से आपको प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये ऐसा आगे से नहीं होगा. रेस्पॉन्स. आई एम ग्लैड टू रियलाइज योर मिस्टेक. प्लीज सबमिट इट बाय द एंड ऑफ दिस वीक. मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया. प्लीज आगे से ध्यान रखना और इस वीक के एंड तक उसे सबमिट कर देना. ओके. चलिए नेक्स्ट देख लेते इसके बाद जी. लेट अस राइट. इसके अंदर देखेंगे क्या है. बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लेट अस राइट. इसके अंदर क्या है. यू आर अ मेंबर ऑफ द नेचर क्लब ऑफ योर स्कूल. ड्राफ्ट नोटिस इन्फॉर्मिंग द students of grade 6 to 8 about the inauguration of herb garden. Points to remember. Mention the purpose of writing date, time, venue and any other relevant information, whom to contact, when and where. Use formal language in the third person form. राइट अ नोटिस इन अ बॉक्स. और फिर आपको ये फॉर्मेट दिया गया है किस तरीके से आपको एक नोटिस ड्रॉप करना है. बच्चे आपको क्या 6 to 8 क्लास के बच्चों को इन्फॉर्म करना है हर्ब गार्डन के इनॉग्रेशन से रिलेटेड. और आप कौन है. नेचर क्लब. आप मेंबर हैं नेचर क्लब के. तो एक नोटिस बनाएंगे. देखो कोई भी स्कूल का नाम लाइक दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली. नोटिस है नेचर क्लब. उसका नाम भैया आप नेचर क्लब के मेंबर हो. यहाँ से ये नोटिस आया है. टाइटल है इनॉग्रेशन ऑफ हेल्प गार्डन. नेचर क्लब is pleased to announce the inauguration of the new herb garden aimed at promoting awareness about medicines, plant and sustainable gardening among students. All students of grade 6 to 8 are invited to attend the event. The detail are as follows. डेट है भैया 25 जुलाई 2025. टाइम मतलब जो भी डेट रहे डेट आज की डाल दीजिएगा. आज क्या डेट है देख लीजिएगा. आपको यहाँ डेट टाइम और वेन्यू लिखना है. आफ्टर देन आपको यहाँ क्या लिखना है. स्टूडेंट आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट एंड लर्न अबाउट द बेनिफिट ऑफ द हर्ब्स. फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द क्लब कोऑर्डिनेटर मिस शर्मा at the school office between 2 p.m. and 3 p.m. on weekdays. ठीक है इस तरीके से लिख सकते हैं. लास्ट लेट्स ग्रो ग्रीन टुगेदर. नेम जो भी नेम हो आपका सिग्नेचर और आपका क्लास. फाइन इस तरीके से करेंगे. चलिए नेक्स्ट हमारे पास लेट अस एक्सप्लोर. इसके अंदर क्या है जी. इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट है Amrit Udyan is a garden spread over an expanse of 15 acres around Rashtrapati Bhavan in New Delhi. Okay, it has multiple attractions that include a specially curated garden for children called Balvatika, a tree house, nature's classroom, etc. It also has a bonsai, herbal 1, herbal 2, tactile garden, Airogya Vanam and circular gardens with a diverse variety of flora and fauna. आपको यहाँ पे एक अमित उद्यान एक गार्डन है उसके बारे में बताया गया है कि वो 15 एकड़ मतलब राष्ट्रपति भवन के आसपास 15 एकड़ जो लैंड है उसमें ये फैला हुआ है. इसके मल्टीपल अट्रैक्शन हैं. जैसे इसके अंदर क्या क्यूरेटेड गार्डन आता है चिल्ड्रन के लिए जिसको बाल वाटिका ट्री हाउस कहते हैं. लाइक इस तरीके से है ये. ठीक है नीचे है ना फाइंड आउट अबाउट पॉपुलर गार्डन इन योर रीजन एंड शेयर with your classmate and teacher.
बच्चे आपको अपने आसपास पॉपुलर गार्डन को फाइंड आउट करना है और उनके बारे में क्या करना है, अपने टीचर क्लासमेट के साथ शेयर करना है। इसको आप खुद से ही करेंगे। एंड सेकेंड वी हैव a herbarium is a collection of plant sample preserved for long-term study, usually in a form of dried and passed plants mounted on paper. Now collect some following, बच्चे आपकी एक्टिविटी आप इसकी खुद से ही करेंगे। चलो, एंड थर्ड वी हैव रीड एंड एंजॉय द पोएम। सिंपली आपको ये पोएम को पढ़ना और एंजॉय करना है। A sea of foliage girt our garden round, but not a sea of dull, unvaried green. Sharp contrast of all color here are seen. The light green, graceful tamarinds around, amid the mango plums of green profound, and palms arise like pillars grey between, and toward the quiet pool the simul's slain, red and startling like a trumpet sounds, but nothing can be lovelier than the range of bamboos to the eastwards when the moon looked through their grapes and the white lotus change into a cup of silver one might swoon, drunken with beauty then or gaze and gaze on a primeval Eden in amaze। इसके पोइट हैं जी तोरुदत्त, उन्होंने पोएम लिखी है। सिंपली बस रीड करने के लिए कहा था तो हमने इसको रीड कर लिया। ओके, तो बच्चे इस चैप्टर में बस इतना ही था। आई होप ये चैप्टर विद एक्सरसाइज और इसके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट होता है तो प्लीज़ बच्चे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा। कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।